नमस्कार। आज 23 मार्च 2026 का दिन दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम और ईरान की जवाबी धमकी ने खाड़ी में युद्ध की आग को और तेज कर दिया है। जहां इजरायल के परमाणु केंद्र के पास मिसाइलें गिरी हैं, वहीं भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने का रिकॉर्ड बनाया है और देश को ऊर्जा संकट से उबारने के लिए 2 बड़े जहाज भारत पहुंच चुके हैं। चलिए जानते हैं आज की हर बड़ी खबर विस्तार से। दोस्तों, ये युद्ध का अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ है। शनिवार रात ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अगर ईरान ने 48 घंटे में होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह और बिना किसी धमकी के नहीं खोला तो अमेरिका उनके बिजली घरों को तबाह कर देगा। सबसे बड़े से शुरुआत होगी। ये वही ट्रंप थे जो एक दिन पहले युद्ध को वाइंडिंग डाउन करने की बात कर रहे थे और इस यू टर्न ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान की सेना ने जवाब दिया कि अगर उनकी ऊर्जा और ईंधन अवसंरचना पर हमला हुआ तो क्षेत्र में अमेरिका और इसराइल की सभी ऊर्जा, आईटी और जल अलवणीकरण सुविधाएं निशाना बनेंगी। ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने कहा कि पूरे क्षेत्र की ऊर्जा और तेल अवसंरचना वैध निशाना बन जाएगी। ब्रेंट क्रूड इस खबर पर $114 तक पहुंच गया। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर आज एक ऐतिहासिक दिन रहा। रूसी कच्चे तेल से लदा टैंकर एमटी एक्वा टाइटन, जो मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स यानी एमआरपीएल ने चार्टर किया था, वह मूल रूप से चीन के रिझाऊ बंदरगाह की ओर जा रहा था। लेकिन दक्षिण चीन सागर में मध्य मार्ग में रास्ता बदलकर न्यू मंगलुरु पोर्ट आ गया। ये यूरल्स क्रूड लेकर आया और बाल्टिक सागर से जनवरी के अंत में लोड हुआ था। ये 7 ऐसे रूसी टैंकरों में पहला है जो चीन की बजाय भारत आ रहे हैं। दूसरा टैंकर सुजमैक्स जुजू एन 25 मार्च को गुजरात के सिक्का बंदरगाह पर पहुंचेगा। इसके साथ ही उसी दिन अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर कार्गो जहाज पायक्सिस पायनियर भी न्यू मंगलुरु पोर्ट पर पहुंचा, जो भारत की एलपीजी संकट में बड़ी राहत है। एक ही दिन में 2 ऊर्जा जहाजों का आना भारत की ऊर्जा कूटनीति की बड़ी जीत है। ईरान ने आज एक बड़ा दावा किया कि उसने होर्मुज द्वीप के पास अमेरिकी F-15 को मार गिराया। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे से सीधे इनकार किया है और किसी भी विश्वसनीय स्वतंत्र स्रोत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। यह दावा ईरान के सरकारी मीडिया पर आया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन इसे सत्य मानने के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। हालांकि जो हुआ वह यह है कि ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के साझा सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जो ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। ये ईरान की मिसाइल क्षमता की पहले से मानी गई सीमा से कहीं अधिक है। इस्राएली सेना प्रमुख ने कहा कि इन मिसाइलों की पहुंच यूरोपीय देशों की राजधानियों तक है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजद्दबा खामेनेई 8 मार्च को पद संभालने के बाद से आज 23 मार्च तक यानी पूरे 15 दिनों में एक बार भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। उनकी जगह संदेश भेजे जा रहे हैं और सरकारी टीवी पर स्थिर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन कोई सीधा भाषण या कैमरे के सामने उपस्थिति नहीं है। अमेरिकी सीआईए और इसराइल की मोसाद दोनों ये समझने की कोशिश में जुटी हैं कि ईरान में वास्तव में कौन निर्णय ले रहा है। अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे बियॉन्ड वियर्ड यानी असामान्य से भी परे बताया है। 28 फरवरी के ब्लू स्पैरो मिसाइल हमले में वे पैर की चोट और चेहरे पर जख्म के साथ बचे थे और उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। क्या वे वास्तव में देश चला रहे हैं या कोई और? यह इस युद्ध का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य है। इसराइल के लिए यह युद्ध की सबसे डरावनी रात थी। ईरान ने दक्षिणी इसराइल के अराद और डिमोना शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जो आयरन डोम को चकमा देकर आवासीय इलाकों में गिरी। इसराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अराद में 116 और डिमोन में 64 लोग यानी कुल 180 लोग घायल हुए, जिनमें एक 5 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल थी। डिमोना इसराइल के शिमोन पेरेस नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र से केवल 20 किलोमीटर दूर है और अराद वहां से 35 किलोमीटर। यह पहली बार था जब इसराइल के परमाणु क्षेत्र के इतने करीब मिसाइलें गिरी। आईएईए ने कहा कि परमाणु केंद्र को कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने कहा यह नाटांज पर हमले का जवाब था। नेतन्याहू और राष्ट्रपति हर्जोग ने दोनों शहरों का दौरा किया और नेतन्याहू ने इसे एक कठिन शाम बताया, लेकिन चमत्कार कहा कि कोई नहीं मरा। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के जवाब में ईरान ने एक नया लेकिन पुराना रुख दोहराया। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में ईरान के प्रतिनिधि अली मूसवी ने कहा कि होर्मुज जलमार्ग खुला है, बस ईरान के दुश्मनों के लिए नहीं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने एक्स पर लिखा कि होर्मुज उन सभी के लिए खुला है जो हमारी धरती का उल्लंघन नहीं करते और खतरे और आतंक हमारी एकता को और मजबूत करते हैं। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने जापान को भरोसा दिलाया कि उनके जहाज बातचीत करके सुरक्षित निकल सकते हैं। ये बयान ट्रंप की उस मांग को सीधे नकारता है जिसमें उन्होंने बिना किसी खतरे के पूरी तरह और बिना शर्त खुलने की मांग की थी। भारत इसी रास्ते से अपने जहाजों को कूटनीति के जरिए निकालता रहा है। आज 22 मार्च 2026 को भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक पल आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,931 दिन पूरे करके भारत के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम था, जिन्होंने 8,930 दिन सत्ता में रहे।
मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और 13 साल से अधिक मुख्यमंत्री रहने के बाद 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री हैं। ये मिलाकर 8,931 दिनों की अटूट सार्वजनिक सेवा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी शुद्ध समर्पण और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सेवा, कड़ी मेहनत और दृढ़ प्रतिबद्धता में निहित मील का पत्थर बताया। नवरात्रि के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक बेहद दुखद खबर आई। खल्लारी माता मंदिर में श्रद्धालुओं से भरी रोपवे ट्रॉली का केबल अचानक टूट गया और ट्रॉली करीब 200 फुट नीचे जा गिरी। इस हादसे में रायपुर की 28 वर्षीय आयुषी सतकर की मौके पर ही मौत हो गई और 17 अन्य घायल हुए, जिनमें 5 को रायपुर के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख जताया और तत्काल जांच के आदेश दिए। ये मंदिर लगभग 3000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु यहां रोपवे से आते हैं। रोपवे सेवा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। ये हादसा धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनिवार्यता पर गंभीर सवाल उठाता है। पंजाब से एक बेहद दर्दनाक और राजनीतिक रूप से विस्फोटक खबर है। पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अमृतसर जिला प्रबंधक डॉक्टर गगनदीप सिंह रंधावा ने 21 मार्च को सेल्फोस यानी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृत्यु से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर आम आदमी पार्टी के परिवहन और जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भुल्लर को इस्तीफा देने के निर्देश दिए और मुख्य सचिव से निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। पंजाब पुलिस ने भुल्लर के साथ साथ उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और पीए दिलबाग सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। विपक्षी दलों ने सीबीआई जांच की मांग की है और कांग्रेस नेता राजा वारिंग ने इस्तीफे को आंखों में धूल झोंकने वाला कदम बताया। अमेरिकी कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया गया है। एक अमेरिकी सांसद ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हुए अत्याचारों को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से नरसंहार घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना और उनके स्थानीय सहयोगियों ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर हत्या, बलात्कार और जबरन पलायन का अभियान चलाया था, जिसे कई इतिहासकार नरसंहार मानते हैं। ये प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा फिर से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में है। खाड़ी में आज एक बार फिर खतरनाक रात गुजरी। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिन्हें यूएई की वायु रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोक लिया। ईरान का मुख्य निशाना हाबशान तेल और गैस क्षेत्र था, जिसे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। अबुधाबी में एक बैलिस्टिक मिसाइल के गिरे मलबे से एक भारतीय नागरिक को मामूली चोट आई। ईरान की ओर से अब तक यूएई पर 1800 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे जा चुके हैं, जो किसी भी अन्य खाड़ी देश से अधिक है। यूएई और सऊदी क्राउन प्रिंस ने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो पूरा क्षेत्र और बड़े संघर्ष में खिंच सकता है। खाड़ी में हमारे परिवार हैं तो एमईए हेल्पलाइन 1800-1197-7 पर कॉल करें। क्यूबा में आज एक बार फिर एक दिल तोड़ने वाली तस्वीर है। अमेरिकी तेल नाकाबंदी के कारण इस महीने तीसरी बार पूरे देश में बिजली गुल हो गई। न्यूविटास बिजली घर में एक यूनिट के अचानक खराब होने से पूरे देश की बिजली व्यवस्था ठप हो गई और हवाना की सड़कें अंधेरे में डूबी रहीं। जनवरी से क्यूबा को कोई विदेशी तेल नहीं मिला है। राष्ट्रपति डियाज कैनल ने कहा कि देश के पास 3 महीने से डीजल, पेट्रोल और एलपीजी नहीं आई है और अस्पताल जनरेटर से चल रहे हैं, जो अब बंद होने की कगार पर हैं। ट्रंप ने इसे क्यूबा की सरकार के पतन का संकेत बताया। दोस्तों, यह खबर हमें याद दिलाती है कि ईरान युद्ध का असर दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन से खुद को अलग कर लिया है। सूत्रों के अनुसार ईरान संघर्ष और सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे पर बार बार होने वाले हमलों के मद्देनजर यह सुरक्षा प्रेरित निर्णय लिया गया। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कच्चे तेल उत्पादन कंपनी है और इसके सीईओ की इस तरह गैर मौजूदगी एक बड़े खतरे का संकेत है। पिछले हफ्ते ईरान ने सऊदी अरब के कई ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें रियाद पर मिसाइलें और पूर्वी क्षेत्र में ड्रोन हमले शामिल थे। इस खबर के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें और चढ़ गईं। दोस्तों, कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सुरक्षा समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने वैश्विक स्थिति और भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तृत प्रस्तुति दी। मोदी ने सभी मंत्रालयों को मिलकर काम करने, राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाने और जमाखोरी तथा कालाबाजारी रोकने की सख्त हिदायत दी। आज 23 मार्च से राज्यों को 20% अतिरिक्त एलपीजी आवंटन लागू होगा, जो होटलों और रेस्तराओं को बड़ी राहत देगा।
पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक टीवी चर्चा में ऐसा बयान दिया जिसने पूरे भारत में गुस्से की लहर पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करे और हम उन तक न पहुंच सकें तो हमारे पास भारत, दिल्ली और मुंबई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा और बिना एक पल सोचे हमला करेंगे। उन्होंने इसे सबसे बुरा काल्पनिक परिदृश्य बताया, लेकिन उनके शब्द अत्यंत उकसावे वाले थे। ये बयान तब आया जब अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गैबार्ड ने पाकिस्तान को परमाणु खतरा बताया था। बासित 2014 से 2017 के बीच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके हैं। भाजपा, कांग्रेस और सुरक्षा विशेषज्ञों सभी ने इसकी निंदा की। दोस्तों, गुरुग्राम आज सुबह से ही परेशान रहा क्योंकि शहर में टैक्सी और ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी। हड़ताली चालकों का कहना है कि खाड़ी युद्ध की वजह से सीएनजी और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां उनका किराया नहीं बढ़ा रही, जिससे रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। ऑटो रिक्शा चालकों ने भी इस हड़ताल में साथ दिया। हजारों ऑफिस जाने वाले और स्कूली बच्चों के अभिभावक परेशान रहे। प्रशासन ने बातचीत का आश्वासन दिया है। यह हड़ताल देश के हर बड़े शहर में बढ़ती महंगाई और कम होती आमदनी के बीच पिस रहे लोगों की बेचैनी की झलक है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने एक न्यायिक सम्मेलन में आज बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यानी यूएपीए का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वह विकसित भारत के सपने के साथ मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य आतंकवाद रोकना है, लेकिन अगर इसे पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और असहमति रखने वाले नागरिकों पर थोपा जाए तो ये लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करता है। उन्होंने जोर दिया कि जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एनआईए ने हाल ही में कई नागरिकों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है। असम विधानसभा चुनाव में एक नाटकीय मोड़ आया। भाजपा की वरिष्ठ मंत्री नंदिता गोरलोसा ने नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया। वे डिमासा ऑटोनोमस काउंसिल की पूर्व चेयरपर्सन रही हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में उनका मजबूत जनाधार है। वे हाफलॉन्ग सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। इस दल बदल से भाजपा को दिमा हसाओ जिले में नुकसान उठाना पड़ सकता है, जहां आदिवासी समुदायों का बड़ा प्रभाव है। असम में 9 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस ने इसे भाजपा के खिलाफ जनता का संदेश बताया। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। खाड़ी के युद्ध, बढ़ती महंगाई और देश की बदलती राजनीति के बीच भारत अपनी सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। देश दुनिया की ऐसी ही सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना ख्याल रखें और देखते रहें।